नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का राउज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, भारत इकलौता ऐसा देश बन गया है दुनिया में जिसके पास संविधान दिवस तो है ही, जो हम 26 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन भारत वो देश भी बन गया है जिसके पास संविधान हत्या दिवस भी अब होने वाला है। जी हां, ये बात मैं नहीं बोल रही हूं, राजपत्र के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि अब से 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर डे के रूप में मनाएंगे। क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या इसका कारण है, सभी कुछ समझेंगे यहां पर डिटेल में। देखिए, ये है भारत सरकार का राजपत्र, आप देख सकते हैं इसको डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से यहां पर लिया गया है, जिसमें क्या बात की जा रही है कि देखिए, भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी और तत्पश्चात उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया था। आप यहां पर शब्द देखिए, जो राजपत्र की परिभाषा है, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और भारत के लोगों पर जातीय और अत्याचार भी किए गए थे, इसीलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने हेतु 25 जून को कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर डे अर्थात संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है और भारत के लोगों के भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के दुरुपयोग के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध है। ये देखिए, ये भारत सरकार का राजपत्र बोल रहा है। और यहां तक नहीं, आप देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट देखिए या हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का ट्वीट देखिए, इसको यहां पर डायरेक्टली मेंशन किया गया है। अब आप सोचोगे 25 जून तो निकल गई, अब क्या बात है? तो देखिए, इसको पास करवाने में स्पीकर ने यहां पर इस मुद्दे को रखा, इस बात को माना गया, बिल को प्रस्तुत किया गया, फाइनली यहां पर राजपत्र में ये हमारे पास आ गया है। और इसी के साथ ही 25 जून को डिक्लेयर कर दिया गया है संविधान हत्या दिवस। और इसी के साथ हैशटैग हर जगह एक यहां पर घूमने लगा कि संविधान की हत्या 25 जून 1975 को की गई थी, जब देश में, जिसे हम काले दिवस के रूप में भी कई बार मनाते हैं, जब देश में घोर अत्याचार और एक ऐसा समय आ गया था जहां पर ऑटोक्रेटिक रूल हमें ज्यादा देखने के लिए मिले थे। आगे अगर हम समझे तो यहां पर ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ और इसी के कारण देखिए, स्पीकर जो हमारे ओम बिरला जी हैं, लोकसभा, यहां पर इन्होंने बोला कि देखिए 50 साल पूरे हो चुके हैं 1975 से लेकर अगर हम आज तक बात करें, तो आज जब हम 50वें साल में यहां पर मौजूद हैं, तो ये हमारा कार्य है कि हम इस गलती को पुनः ना दोहराएं, इस जो घटना यहां पर घटी है उसे चिन्हित करें और साथ ही साथ लोगों को यह आश्वासन दें कि आगे आने वाले समय में ऐसी कोई इमरजेंसी जैसी कार्यप्रणाली नहीं दोबारा यहां पर घटेगी। इसीलिए इसे काला अध्याय बोला जाता है भारतीय इतिहास में। वो समय जब इंदिरा गांधी जी की यहां पर सरकार थी और भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बोलने पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 352 के तहत भारत में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। ये पहली बार नहीं था जब नेशनल इमरजेंसी भारत में डिक्लेयर की गई थी। इसके पहले भी 2 बार भारत में नेशनल इमरजेंसी चाइना वॉर और पाकिस्तान वॉर के समय डिक्लेयर की जा चुकी थी, लेकिन ये इमरजेंसी ऐसी क्यों है जिसकी वजह से लोग इसको काले दिवस के रूप में जानते हैं, ये हम वीडियो के अंत तक चलते चलते अवश्य जानेंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो इमरजेंसी की प्रोविजंस क्या है, ये भी हमें जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन इसके पहले जानना जरूरी है कि आखिर इमरजेंसी इंपोज की क्यों गई थी। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए 1971 पे चले जाते हैं हम, जब भारत ने पाकिस्तान के साथ यहां पर युद्ध किया और युद्ध के बाद भारत के साथ बहुत सारे इशू हुए। भारत की जीडीपी, क्योंकि इसके पहले भी भारत चाइना के साथ यहां पर युद्ध कर चुका था 62 में, भारत की इस समय वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी थी, जीडीपी ग्रोथ यहां पर बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, साथ ही साथ भारत ड्रॉट और ऑयल क्राइसिस से भी सफर कर रहा था। यही नहीं, अगर हम बात करें तो 1974 का वो दौर है जब रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए थे। हमारे जो मिनिस्टर हैं फर्नांडीज, उनके नेतृत्व में यहां पर, और धीरे धीरे गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस था वो जुडिशियल कामों में ज्यादा बढ़ने लगा। ये तो था भाई बैकग्राउंड। तो 1971 से 75 में कंडीशन क्या चेंज हो गई? देखिए 1975 में हुआ, 1975 में यहां पर भाई इंदिरा गांधी बहुत अच्छे से 1971 में चुनाव जीत के आ गई थी, लेकिन कुछ ऑटोक्रेटिक डिसीजंस के कारण धीरे धीरे जो जनता है वो उनका समर्थन नहीं कर रही थी। और इसी के कारण जैसे ही यहां पर ये रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ेंगी, तो यहां पर जो इनके ओपोनेंट थे राजनाथ
नारायण सिंह जी, उन्होंने भाई आरोप लगाया कि इन्होंने बहुत गलतियों के साथ और माल प्रैक्टिस करके रायबरेली का चुनाव जीता है और इंदिरा गांधी रायबरेली का चुनाव नहीं जीत सकती। उन्होंने भाई जाके दरवाजा खटखटाया इलाहाबाद हाई कोर्ट का और हाई कोर्ट ने यहां पर डिक्लेयर कर दिया कि देखिए इंदिरा गांधी जी ने माल प्रैक्टिस के थ्रू यहां पर चुनाव जीता है, इसीलिए उनके चुनाव को निरस्त कर दिया जाता है। और आप समझिए अगर चुनाव निरस्त कर दिया गया दैट मींस प्रधानमंत्री पद से हटना बिल्कुल तय था। होना क्या था आगे, इंदिरा गांधी जी ने यहां पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात मानी कि देखिए कोई माल प्रैक्टिस यहां पर नहीं की गई थी, इसीलिए जो अपने पद पर इंदिरा गांधी ऐसे प्राइम मिनिस्टर है वो अपने पद पर यथा जैसे बैठी हुई है वैसे ही यहां पर रहेंगी। 12 जून का ये दिन जब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम यहां पर हुआ और इसी ने यहां से नींव रख दी भारत में लगने वाली इमरजेंसी की। होना क्या था, बहुत सारे दलों में आक्रोश यहां पर देखने मिला इसके बाद और फिर जेपी जयप्रकाश नारायण जी, जिनको हम यहां पर जानते हैं, सभी लोग इनसे परिचित हैं, इन्होंने यहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और बहुत सारे नेताओं ने यहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इसी के साथ डिक्लेयर कर दी गई 25 जून 1975 को 21 महीने चलने वाली इमरजेंसी। ठीक है, अब ये 21 महीने की जो इमरजेंसी का दौर था इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर ये जो इमरजेंसी है डिक्लेयर की कैसे जाती है। तो देखिए आसान भाषा में यहां पर समझिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 352 है ये यहां पर हमारे प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी देता है, ये पावर देता है कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है अगर उसे लगे कि किसी भी तरीके की नेशन की सिक्योरिटी को यहां पर नुकसान पहुंच सकता है, कोई वॉर लाइक सिचुएशन है, एक्सट्रीम एग्रेशन है, तो यहां पर ये चीजें की जा सकती हैं। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा तो भारत में ऐसी क्या सिचुएशन थी जो 352 में यहां पर इमरजेंसी लगाई दी गई, इसीलिए तो आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये बैकग्राउंड हमें नहीं पता होगा तो हम सवाल नहीं उठा पाएंगे कि इमरजेंसी लगाना क्या सही था या फिर गलत था। तो देखिए यहां पर राष्ट्रपति की शक्तियों का भी दुरुपयोग किया गया, क्योंकि ये जो अधिकार है ये केवल और केवल नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में है और इसी के कारण भारत में इसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो इस तरीके की इमरजेंसी 1962 और हम देखेंगे तो 71 में लगाई गई। डिक्लेयर किया गया इमरजेंसी को, यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर रिटर्न में रिकमेंडेशन दिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यहां पर रिकमेंड करते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात यहां पर जान के आश्चर्य होगा कि जिन फंडामेंटल राइट्स के कारण हम सभी नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं उनको यहां पर खत्म कर दिया गया, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। पूरे के पूरे जो अधिकार होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में दे दिए जाते हैं और बोला जाता है गवर्नमेंट जैसा भी उचित समझे वैसा यहां पर निर्णय सकती है। जब ऐसी सिचुएशन आती है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, फैमाइन हो, इंटरनल सिक्योरिटी का कुछ इशू हो, ऐसे सारे केओस में प्रेसिडेंट यहां पर चाहे तो ये सारी चीजें अपने पावर में यानी प्रेसिडेंट रूल भी यहां पर स्टैब्लिश कर सकते हैं। और इसी के साथ जैसा मैंने आपको बताया 1962 और 1971 में भी भारत में इमरजेंसी इंपोज की गई थी, लेकिन ये वो समय था जब भारत में एक्चुअली में आप देखिए एक्सटर्नल एग्रेशन था, वॉर लाइक सिचुएशन थी 1962 इवन 1971, तो इमरजेंसी यहां पर अपने आप में जस्टिफाई होती हुई हमें नजर आ रही थी। लेकिन 1975 जून 25 से चलने वाली इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक चली। 21 महीने लंबी ये इमरजेंसी अपने आप में काले दिवस के रूप में मनाई गई, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोगों के अधिकार उनसे छीन लिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता पर यहां पर प्रतिबंध लगा दिए गए, लोगों से उनके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए और जितने भी लोग यहां पर सरकार का इस समय अपोज कर रहे थे उन सभी को उठा के जेल में डाल दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें यहां पर इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। आप यहां पर अपनी तैयारी के लिए आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जाएंगे, जिसमें आपको पूरा का पूरा इमरजेंसी का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम वापस आ जाते हैं कि भाई चलिए हमें तो ये बैकग्राउंड तो हमें पता चल गया कि यहां पर इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी उसने इमरजेंसी लगाई थी ना। तो क्वेश्चंस कम क्यों, तो क्यों का जवाब तो हमने इसके पहले भी यहां पर देख लिया कि ये बोला जा रहा है कि ये पूरी की पूरी कंडीशन थी। इंदिरा गांधी को यहां पर डर था कि कहीं उनकी सत्ता दोबारा ना चली जाए, इसीलिए 12 जून को जैसे ही यहां पर निर्णय आया 25 जून को यहां पर इमरजेंसी रातों रात मिडनाइट 25-26 जून की अर्धरात्रि में यहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, बिना किसी से सलाह, बिना किसी से मशवरा लिए। लेकिन क्या जो इंदिरा गांधी है उन्होंने भी सेम बात बोली कि वो इसीलिए इमरजेंसी लगा रही है क्योंकि उन्हें सत्ता जाने का डर था? जी नहीं, यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी उन्होंने अपने अलग स्टेटमेंट दी। उनका बोलना था कि देखिए इंडिया की जो सिक्योरिटी और जो डेमोक्रेसी है ये खतरे में है, क्योंकि लगातार जो जयप्रकाश नारायण है इनके द्वारा एक बहुत बड़ा मूवमेंट चालू कर दिया गया है और ये लोगों को बोल रहे हैं कि संविधान का बहिष्कार करो। तो पहले यहां तो हमारे यहां इस तरीके की सिचुएशन है। दूसरी बात इन्होंने बोला
कि देयर वाज अ नीड फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हमें अपने देश को जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको यहां पर अपलिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि देश इकोनॉमिक क्राइसिस से भी यहां पर सफर कर रहा है। और तीसरी बात यहां पर बोली कि जो इंटरवेंशन है पावर्स का, जो दूसरे देश हमारे देश में कर रहे हैं, जैसे इस समय यूएस का बहुत इंटरवेंशन भारत में हो रहा था 1971 की वॉर के बाद, इसको भी हमें रोकना होगा। तो ये सारे के सारे पक्ष इंदिरा गांधी जी की सरकार ने अपनी तरफ से रखे, लेकिन दूसरे तरफ के पक्ष भी हम यहां पर ऐसा नहीं कर सकते जिन्हें ना सुने। तो ये था पूरा का पूरा खेल इस सिचुएशन के बारे में, और इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे बड़ा परिवर्तन था कॉन्स्टिट्यूशन का 46 अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इतने परिवर्तन किए गए इस समय हमारे संविधान में कि इसको अपने आप में मिनी संविधान बोला जाने लगा। और इसमें किया क्या गया समझिए, यहां पर जो एग्जीक्यूटिव थी उसकी पावर को बढ़ा दिया गया, और जो हमारी न्यायपालिका है जिसपे हम सभी लोग रिलाय करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हमारी बात न्यायपालिका जरूर सुनेगी, उसके जितने भी पावर्स थे उसे कम कर दिया गया। दूसरी चीज यहां पर बात करें, जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को यहां पर पार्ट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भाई हम सभी का काम है ये सारी चीजें कि हम अपने देश को प्रोटेक्ट करें। यहां पर साथ ही प्रीएम्बल में आप देखिए बड़ी मजेदार चीज यहां पर घटित होगी, जो डिस्क्रिप्शन है इंडिया का फ्रॉम सॉवराइन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से उसे सॉवराइन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कर दिया गया। ये सवाल हमारे एग्जामिनेशन में कई बार बनता है कि किस संविधान संशोधन के तहत भारत में सेक्युलर शब्द को और सोशलिस्ट शब्द को यहां पर जोड़ा गया था। आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहले हमारे पास केवल और केवल सोवराइन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, लेकिन अब हमारे पास सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को भी यहां पर जोड़ दिया गया है, ऑल्टर कर दिया गया पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन को, और साथ ही बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कि भाई अब किस प्रकार से संविधान में बदलाव होंगे, और सारी की सारी पावर कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज होकर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आ गई। और यही कारण है कि इस दिन को 25 जून के दिन को काले दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत सारे इंसिडेंट हुए, प्रेस की स्वतंत्रता को यहां पर हनन पहुंचाया गया, लोगों के साथ बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की गई। आप सभी को पता है नसबंदी का एक इंसिडेंट है, वो भी यहां पर खासा प्रचलित है। तो इसी कारण से फाइनली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि वो 25 जून को डिक्लेयर कर देंगे एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर डे। आपका क्या विचार है इस बारे में, क्या ये करना उचित है या नहीं है? इतिहास था, इतिहास ही रहने देते, या इतिहास था तो इसके बारे में अब प्रश्न उठाना भी जरूरी है। आपके क्या विचार हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।